नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी में हम पार्ट 5 तक हम आपको पढ़ाए थे। छठवां पार्ट है भारत के द्वीप। भारत के जितने भी द्वीप हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अगर ये देखा जाए कि भारत के द्वीप कहाँ कहाँ हैं, एक मोटे तौर से अगर हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि जैसे ये हुआ आपका राजस्थान, ये हुआ आपका गुजरात, तो एक इस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस साइड में लक्षद्वीप है। अब कुछ और भी छोटे छोटे से द्वीप हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर ये मुंबई को देखा जाए तो मुंबई में क्या है कि मुंबई कुछ इस तरीके से था कभी। तो यहाँ पर अगर इसको बड़े तौर से देखा जाए तो मुंबई, अगर गुजरात वाला पार्ट ये है तो यहाँ पर आने पर कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर मुंबई यहीं पर बसा हुआ है, जिस द्वीप का नाम है साल्सेट द्वीप। ये हमेशा एग्जाम में आपके आता है। साल्सेट, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, हमेशा यह प्रश्न आपके आता है एग्जाम में कि यह मुंबई जो आप आधुनिक तौर से जो मुंबई देख रहे हैं, आधुनिक समझ लीजिए जो मुंबई बसी हुई है जिस भूमि पर, वह साल्सेट द्वीप है। क्योंकि ये यहाँ से इसका कट गया था यहाँ से, तो ये धीरे धीरे इतना मतलब कि पटाव हुआ इस चीज का कि ये आज दिन देखिए कि यह जो भूमि है यह मुख्य भूमि से लगभग जुड़ चुकी है, यह यहाँ से जुड़ चुकी है और इसी पर मुंबई बसा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो मुंबई के 3 तरफ सागर हैं, कहने का मतलब 3 तरफ जल है। अगर देखा जाए ध्यान से, वहां पर टहल कर देखा जाए तो 3 तरफ से हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। एक बहुत बृहद रूप से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक देखा जाए एक फॉर्मेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि हमारी मुंबई जो है कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर या अरब सागर में प्रवेश की हुई आपको नजर आएगी। इसलिए ये देखते हैं। और ये सब द्वीप हैं, यहाँ पर है दमन द्वीप, इसका भी हम पढ़ेंगे, लक्षद्वीप इसका भी पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका भी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से समझ लिए ज्योग्राफी के जो हम पढ़ाने चल रहे हैं ये सब चीज़ें समझने योग्य हैं। इससे पहले जो 5 पार्ट हम आपको पढ़ाए थे उसमें हुआ था क्या कि डेटा, कुछ डेटा होते हैं जिसको हमें कंप्लीट करना होता है और ट्रेंड बदलता जा रहा है, चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। हमेशा ध्यान में आपको ये रखना है कि आप समझ लीजिए कि जब तक समझेंगे नहीं प्रश्न हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जो एग्जामिनर होते हैं बहुत ही सोच समझ करके एग्जाम में प्रश्न को डालते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। उसके 4 आंसर भी देंगे जिससे आप कंफ्यूज तो होना ही होना है, क्योंकि अगर आप समझे हैं तब कंफ्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ रटे हैं, बुक को केवल पढ़े हैं और उसको याद कर लिए हैं तो फंसना तय है। क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शंस जो देंगे वह सिमिलर करके दे देंगे, आपको इतना सिमिलर कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सही है कि यह सही है। तो आप बस इतना समझिए, अगर आप समझे हैं तो समझे हैं का मतलब ये नहीं, रटे हैं तो अगर आ गया वही तब तो लगा दिए। समझे हैं तो आप समझे हैं, लेकिन जो आंसर 4 देंगे उसमें वह आपका समझा हुआ कुछ ना कुछ फंसेगा ही। तो जो टॉप करते हैं, छोटे एग्जाम के बारे में हम बता रहे हैं, जो टॉप भी करते हैं तो कैसे करते हैं, बस समझे रहते हैं। वह हर प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन वह जब समझे रहते हैं तो उस प्रश्न को हल करते हैं। घबराइए मत, छोटे जो एग्जाम हैं उसके बारे में जितने भी डेटा हैं हम आपको देंगे, लेकिन गुजारिश है आपसे कि उस चीज़ को याद मत करिएगा, रटिएगा मत, बस समझिए। क्योंकि हर एक डेटा का कुछ फंडा है, जानने का, समझने का कुछ ना कुछ तो फंडा है। उस फंडे को हम आपको यहाँ पर समझाएंगे और वह अपने आप जितना डेटा है
आप उससे रिलेट कर ले जाएंगे, जो समझेंगे उससे रिलेट कर ले जाएंगे। उसके बाद कहिए हम इसमें से प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है आप लोगों से, हम खुद वैसा ही प्रश्न इसमें से पूछेंगे। आप लोग आंसर दीजिएगा उसका, जितना हम समझाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में उसका डेटा भी देंगे, और उस डेटे को कैसे कंपोज किया जाता है प्रश्न के थ्रू, उस हम एकदम कंपोज करेंगे प्रश्न को कंपोज करेंगे और 4 आंसर देंगे। अब सिमिलर देंगे, इतना सिमिलर देंगे कि आप कंफ्यूज हों, ताकि आप इसको समझे ना। इसको अगर जो समझे रहेगा वो कितना हम कंफ्यूज करेंगे, कितना भी कर लें, आप अगर समझे रहेंगे तो उसका आंसर दे देंगे। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या जानें और क्या ना जानें। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्या हम जानें और क्या हम ना जानें, क्योंकि कुछ प्रश्न अब ऐसे हो चुके हैं जो पुराने हो चुके हैं, आते नहीं है, देंगे उसको भी, लेकिन उस पर आप बस ये समझ लीजिए कि बहुत दिनों से वो प्रश्न आता रहा है, अब उन प्रश्नों से हट जाइए, क्योंकि अब आयोग में भी ऐसे लोग चयनित होकर के आ रहे हैं जो प्रश्न को बना रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से प्रश्न को दें कि वो लड़के जो कि समझ रहे हैं, वो स्टूडेंट जो कि समझ रहे हैं कि इसका मतलब अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह पार्टिकुलर हम इसको लेते हैं, तो वह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं समझेंगे तो उनका पढ़ना तो व्यर्थ हुआ। अब रट करके आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई होने के बाद किसी जिम्मेदारी को आप पर रखा जाएगा, तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड किस तरीके से डेवलप है या उसका उपयोग किस तरीके से आप उस सेवा के लिए देंगे अपने दिमाग का, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अब हर एक चीज को समझते जाइए, उस पर से कुछ भी आ जाए आप बस देखिए, आपके समझ में बस ये आए कि हमारे आंखों के सामने भारत का मानचित्र है और उस मानचित्र के अकॉर्डिंग हमारे चारों जो ऑप्शंस हैं प्रश्न के, उसमें से कौन सा सही है। तो हम शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में स्टडी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ये पूरा बंगाल की खाड़ी का जल है यहाँ पर और यहाँ अरब सागर का जल है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो द्वीप हैं यह जल के अंदर हैं। ये जो द्वीप हैं ये जल के अंदर हैं। कहने का मतलब क्या है, इनका जो आधार तल है वह ज़मीन से नीचे, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर ये पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी ऊपर से लेकर के अंदर तक पूरी तरीके से समझ लीजिए मेटल का, मिट्टी का, हर एक चीज़ों का बना हुआ है, और इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग लेयर हैं, और अलग अलग लेयर का अपना एक तापमान है। तो अगर ये देखते हैं, इस पॉइंट को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसको जानने के लिए थोड़ा सा जान रहे हैं कि अगर ये पार्ट है पृथ्वी का, ये पार्ट बाहरी पार्ट जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर वृक्ष उगते हैं और जिस पर समुद्र हैं, वो यही पार्ट हैं ऊपर का। कहने का मतलब ये ऊपर की पपड़ी है हमारी पृथ्वी की। इसके अंदर यहाँ से प्रवेश हुआ है मेटल। मेटल में क्या होता है कि यह लिक्विड अवस्था में है, गर्म। चूँकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं तैसे हमारी पृथ्वी गर्म होती जाती है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा, करीबन 100 किलोमीटर के अंदर, इसका हम पूरा डाटा आपको देंगे, कितना मतलब कि अंदर जाने पर कितना मतलब डिग्री तापमान बढ़ जाता है, और इसकी मोटाई कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा। कहने का मतलब किस चीज़ की, क्रस्ट,
क्रस्ट की या भूपर्पटी की जो मोटाई होती है वह कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो अगर हम अपनी पृथ्वी पर जैसे खड़े हैं, यहाँ से हम लगभग एक औसतन माना गया कि 100 किलोमीटर की गहराई पर हम जाते हैं, तो यह हमारी भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट जो है ये हमें को मिलती है। उसके बाद मैग्मा, कहने का मतलब क्या है, मैग्मा आप समझ लीजिए है क्या, यह लावा जिसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी फूट करके बाहर पृथ्वी के निकलता है, गर्म लावा जो निकलता है उसी को कहते हैं मैग्मा। और ये मैग्मा आया कहाँ से, क्योंकि चूंकि ये पृथ्वी जो है पूरी तरीके से भरतू थी, भरतू मीन्स क्या होता है कि पूरी तरीके से खोखली नहीं थी, वह पूरी तरीके से एक पूर्ण अवस्था में थी। जैसे एक समझ लीजिए कि लोहे का एक गेंद हो जो अंदर से लेकर के बाहर तक पूरे तरीके से अपने में परिपूर्ण हो, वैसे ही पृथ्वी थी। और पृथ्वी एक आग का गोला थी, और गोला अगर कहीं भी कोई एक गोल वस्तु आग से ला करके ज़मीन पर रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे सबसे पहला पार्ट उसका ऊपरी ठंडा होगा। ऊपरी जब ठंडा होगा उसके नीचे जैसे जैसे हम उसके केंद्र में, उस गोले के जैसे जैसे केंद्र में, केंद्र का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, एक गोले के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं उसके केंद्र में, गोल के केंद्र में, केंद्र का मतलब बीच में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का तापमान कुछ और होगा, और ऊपरी पपड़ी का तापमान, कहने का मतलब ऊपर का हिस्सा कुछ और होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने में अगर चावल आया, अगर चावल को मतलब कि पूरी तरीके से फैलाया नहीं गया है, इकट्ठा कर दिया गया है, चावल का ऊपरी भाग तो ठंडा रहेगा, लेकिन उसके अंदर जैसे हम हाथ डालते हैं अंदर क्या होता है, बहुत गर्म होता है। वही इसमें फार्मूला है कि अगर पृथ्वी के ऊपरी पार्ट पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम जीवित हैं, वहाँ जीव जंतु वनस्पतियाँ, हम मनुष्य स्वयं खुद हैं, वहाँ पर समुद्र भी है, तो लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं हमें पृथ्वी गर्म मिलती जाती है। अब देखिए, इसको कहने का मतलब क्या है, अगर समुद्र हमारे पृथ्वी के पपड़ी अर्थात क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी पर है, तो देखिए यहाँ पर ये भूपर्पटी है, तो जहाँ पर अगर हम हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हम तो भूपर्पटी पर हैं ना। अगर हम जरा सा उछलते हैं तो अपनी पृथ्वी को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर जब प्रवेश करते हैं पृथ्वी के ऊपर तो फिर से हम भूपर्पटी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन समुद्र क्या है, समुद्र यह इस तरीके से है, समुद्र नीचे है और जल इस पर भरा हुआ है। कहने का मतलब पृथ्वी की गोलाई को, कहने का मतलब पृथ्वी की जो गोलाई है उसका अनुसरण पानी कर ले रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति पानी कर ले रहा है, लेकिन पानी लिक्विड है। अगर पानी में हम कूदते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, भूपर्पटी पर। भूपर्पटी अर्थात इसकी क्रस्ट की भूमि पर पहुंचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं एकदम से यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से मोटाई इसकी मेटल जो है ना, ये हिस्सा ये लिक्विड फॉर्म में है, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान का है। यही जो है मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, और कहीं भी ये समझ लीजिए कहीं भी इसको निकलने की जब जगह मिल जाती है तो ये बहुत गर्म रूप में बाहर निकलता है पृथ्वी के, जो दृष्टिगत होता है। हम आप भी इसको देखते हैं। भारत में भी ऐसे हैं कि ज्वालामुखी के रूप में ही वो देखने को मिलते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जाएंगे तो एक है नारकोंडम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, और एक है बैरन द्वीप जो कि मतलब सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वहाँ पर सक्रिय है ज्वालामुखी, वहाँ पर ये मेटल का जो भी मैग्मा है वो बाहर निकलता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ऊपरी भूपर्पटी है इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। कहने का मतलब है ये औसतन माना गया है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर बड़े बड़े देखा जाए तो 3 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर। तो ये जो महासागर हैं ये सब भूपर्पटी पर हैं। 3 लेयर
भूपर्पटी, मेंटल और कोर, जो बीच का है वह उसका नाम है कोर। कोर कोर जिसे केंद्र भी कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का कोर। ठीक है, एक मूवी है द कोर, उसको आप अगर देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि ये जो पृथ्वी घूम रही है अपने स्थान पर, तो अगर ये समझ लीजिए ऊपर का हिस्सा इसका है ठोस, क्योंकि यह ठंडा हो चुका है, लेकिन यह अभी मेंटल ठंडा नहीं हुआ है, इसके अंदर का मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है। और इसके भी अंदर जो यह कोर है इसका तापमान तो और ज़्यादा है, यह अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यह समझ लीजिए गैसीय फॉर्म में है, ठोस गैसीय फॉर्म में है ये अंदर का कोर। तो ये समझ लीजिए पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूम ही रही है तो होता क्या है कि ठोस अपनी रफ्तार का अनुसरण करेगा, लिक्विड अपनी रफ्तार का अनुसरण करेगा और गैस अपनी रफ्तार का अनुसरण करेगा। एक फ्रिक्शन पैदा होगा, इस पृथ्वी के अंदर एक फ्रिक्शन पैदा होगा और उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। तो द कोर मूवी में समझाया क्या गया कि यह मेंटल जो है घूमना ही बंद कर दिया, यह अनुसरण करने लगा किसका? क्रस्ट का। क्रस्ट का अनुसरण जब करने लगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, जिसकी वजह से पक्षियां उड़ नहीं पाईं, मनुष्य थोड़े से ही बल से ऊपर उठने लगा, सब हाहाकार मच गया। कहने का मतलब यह है अगर यह पृथ्वी घूमे और यह मेंटल और कोर अपने अनुसार ना घूमे और घूमने का इनका लय बदल जाए तो यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी जनजीवन में। तो वहाँ पर क्या किया गया था कि यहाँ से ले जाकर परमाणु बम यहाँ पर छोड़ा गया था। चूंकि परमाणु बम इसमें कुछ काम नहीं करेगा, ये एक मूवी थी जो बनाई गई थी, बस ये समझ लीजिए यहाँ से परमाणु बम छोड़ा गया और इसको मूव कराया गया पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तब जाकर के सब जनजीवन व्यवस्थित हुआ। तो आप ये समझ लीजिए जितने भी महासागर हैं, अगर ये प्रशांत महासागर है और वो अटलांटिक महासागर है, तो कहने का मतलब क्या है, जितने कटे पिटे हैं सब सागर के रूप में विद्यमान हैं और यह पृथ्वी का जो समतल एरिया है उसको मेंटेन इसका जल कर ले रहा है, लेकिन इसकी तली जो है वह नज़दीक है मेंटल के, और मेंटल के अगर नज़दीक है यह तली तो वहाँ से मैग्मा निकलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सुनामी, आप सुनामी जानते होंगे। सुनामी में क्या होता है कि यह जो बड़े बड़े सागर होते हैं, यह सागर का जल तटीय इलाकों में, जैसे कि यहाँ मुंबई हुआ तो यहाँ का जल, अरब सागर का जल उठ के ऊंचाई के रूप में उठ के ले जाकर के इतने को सराबोर कर देता। कहने का मतलब इतना ज़्यादा जल वहाँ हो जाता कि वह क्या होता, पूरी तरीके से वहाँ जनजीवन ध्वस्त हो जाता। यह है सुनामी। अब ये सुनामी आती कैसे है, यही सब और भी बहुत सारे कारण हैं सुनामी आने के। कहने का मतलब क्या है, अगर एक आप समझ लीजिए कि बड़ी सी टंकी हो पानी की, उसमें आप कूद जाएं तो उसका जल बाहर गिर जाता है, हुआ ना। तो यही हुआ जब इसके अंदर, चूंकि जब यह समुद्र का पार्ट मेंटल के सबसे नज़दीक है इसकी भूमि, तो यहाँ से मेंटल इसको फोड़ करके बाहर निकलेगा ही। तो होता क्या है, यह मेंटल का जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है और यहाँ पर एक द्वीप का, समुद्र के अंदर भी द्वीपों का निर्माण कर देता है। तो धीरे धीरे ये अंदर जो भी हैं इसके बहुत सारे कॉपर हैं, लोहा है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा तो सिलिका की ही मिलती है। तो यहाँ से जब निकलते हैं तो ये सब ठंडे हो करके जब बाहर आए पानी में तो ठंडे होंगे और ये लगातार निकलता रहता है और वो ठंडे होते रहते हैं, जमते रहते हैं, समुद्र के बाहर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो उसे ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारा समझ लीजिए जो पढ़ने का बेस है वह है आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह
अब देखिए, समुद्र के बीच में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अस्तित्व है। तो क्या यही कारण रहा होगा इस द्वीप के अस्तित्व का? नहीं, यह कारण समझ लीजिए क्या था। यह कारण कभी कभी एग्जाम में दे देता है। एग्जाम का प्रश्न समझते रहिएगा हमेशा, कहाँ कहाँ से आपको मोड़ेगा। यह मोड़ सकता है कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस तरीके से उत्पन्न हुआ है। कुछ कह देगा कोरल लीफ की वजह से। कोरल एक छोटे छोटे समुद्र में जीव होते हैं जो अपनी खोल को छोड़ते जाते हैं, मरते जाते हैं, और वह बड़ा सा, वह करोड़ों की संख्या में होते हैं और समुद्र के अंदर जमते जाते हैं। ऊपर बाहर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है जो कैल्शियम का ही होता है। तो आप ये समझिए कि यह द्वीप ना ही ज्वालामुखी का कारण है और ना ही कोरल रीफ का कारण है। यह कारण है हमारी पृथ्वी जो मूव कर रही है। अब मूव करते हुए, और पृथ्वी में कई प्लेट हैं। प्लेट हम बाद में समझाएंगे। ये समझ लीजिए, पृथ्वी के अंदर जो आप गोल रूप में देखते हैं पृथ्वी को, यह अपने, इसकी जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी मतलब ऊपर वाला भाग, तो यह पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे पार्ट में टूटे हुए हैं। आज यह पार्ट इधर, यह पार्ट इधर, यह पार्ट इधर। बस इतना सा समझिए, हम अच्छे से समझाएंगे इसके बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बस इतना समझिए, ऊपर की जो भूपर्पटी है, यह एक समझ लीजिए एक फुटबॉल है। ऊपर का जो भी इसका लेयर है वह भूपर्पटी है। कहने का मतलब वह पर्पटी लेकिन कई हिस्सों में बटी है, जो कि इधर से लेकर के उधर तक, इधर से लेकर उधर तक, कभी कभी आपस में भी लड़ जाती है। यही कारण था भारत की उत्पत्ति का। अब भारत की उत्पत्ति हम आपको समझाएंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि भारत की समझ लीजिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तरीके से उत्पन्न हुए। तो यह आप समझ लीजिए अफ्रीका महाद्वीप से उत्पन्न भारत, अफ्रीका महाद्वीप से उत्पन्न आता गया और यूरेशिया महाद्वीप से टकराया, जिस वजह से ऊपरी हिस्से में टकराया और ऊपरी हिस्से में क्या उत्पन्न हो गया? हिमालय पर्वत। यही हिमालय पर्वत हमारा भारत यूरेशिया से टकराते 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 3 पार्ट में हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। पहला पार्ट ग्रेट हिमालय, दूसरा पार्ट मध्य हिमालय, तीसरा पार्ट शिवालिक हिमालय। तो कहने का मतलब हो सकता है अभी एक आध 2 पार्ट और भी बन जाए, क्योंकि लगातार हमारा इंडिया यूरेशिया से टकरा रहा है। हमारे यहाँ जो भी भूकंप आते हैं आप इस एरिया में नहीं देखेंगे, हमेशा इस एरिया में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो यह पार्ट है, ठीक है, यह पार्ट यूरेशिया अर्थात जैसे देखे जाए चीन के सीध में जितने भी कंट्री हैं उन सब से टकरा रहा है हमारा भारत। और जब टकरा रहा है तो वहाँ पर जब कोई 2 चीज़ें टकराती हैं तो वहाँ पर मोड़ उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। तो यह जो इंडिया टकरा रहा है तो यहाँ पर एक मोड़ बना जिसको हम हिमालय के नाम से जाने। तो यह हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक टकराने की ही वजह से उत्पन्न हुआ है। और यह हिमालय का मोड़ समझ लीजिए यहाँ कम टकराया, जिस वजह से यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ कम टकराया जिस वजह से यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों के रूप में उत्पन्न हो गया, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। और यह हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह टकराते, यह समझ लीजिए यह जो हम बनाए हैं ये लाल वाला पार्ट ये हिमालय ही है, और यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ भी है, लेकिन ये पानी से नीचे ढका है। इसका जो पार्ट है वह पानी के ऊपर नहीं आ पाया, जिस वजह से ये हमें समझ लीजिए दृष्टिगत नहीं होता है। यह पानी के अंदर है, हमें लगता है बस ऊपर पानी है, यहाँ पर हिमालय का अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने पर फिर से एक बार इसमें उभार आया। कारण बस कोई भी कारण हो सकता है, पृथ्वी के घूमने का अपना कारण हो सकता है, या यहाँ पर किसी अन्य प्लेट के टकराने का कारण हो सकता है भी, बाद में बताएंगे आपको सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे ये टकराया तो यहाँ पर कई द्वीप उत्पन्न हो गए, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो अब हम एग्जाम के तरीके से देखते हैं कि आता क्या है। आता है कोको द्वीप है। ये पूछ लेता है कि कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो उसमें आता है म्यांमार। हमेशा आप ये प्रश्न आता है, हमेशा आता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, क्योंकि कोको द्वीप यहाँ पर है। भारत ऐसा लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो अपने कब्जे में है, लेकिन कोको द्वीप नहीं है, उस पर म्यांमार का कब्जा है।
अब देखिए भारत के पार्ट, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये देखिए उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा समझ लीजिए बिंदु है, कहने का मतलब पर्वत है एक, समझ लीजिए यह सैडल पीक। आपसे एग्जाम में ये सैडल पीक के बारे में कई चीज़ें पूछ सकता है, कि जैसे कि निम्नलिखित में से सैडल पीक कहाँ है, एग्जाम में दे देगा म्यांमार, चाइना, और दे देगा कि रूस, भारत, तो आप भारत लगा दीजिएगा। हो सकता है भारत ना दे करके ये पूछ ले अंडमान सैडल पीक निम्नलिखित में से कहाँ है, तो आपको दे देगा कि लक्षद्वीप में, और दमन और दीप में, मुंबई में, और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी इसकी है जो, वह यहाँ पर ये, इसका भी आंकड़ा भी है कि ये सैडल पीक कितना ऊंचाई पर, ये सबको भी कुछ नहीं आता है। बस आप ये समझिए जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं बस उसी को यहाँ पर रख लीजिए। आपको एक पार्ट नहीं, आपको कई पार्ट पढ़ना है। जीएस के ही स्वयं के अपने 6-7 पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो आप ज़्यादा ऐसा मत करिए कि आपको बस प्रेशर पड़े, पढ़ाई का प्रेशर आप मत लीजिए अपने ऊपर। बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न की प्रकृति ही अब ऐसी हो गई है कि आप बस समझते रहिए, आसानी से एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। बस इतना जानिए, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में ही है हमारा सैडल पीक। एग्जाम में पूछ लेता है सैडल पीक, जो कि भारत की सबसे ऊंची एक स्टेट की, केंद्र शासित राज्य की चोटी है, वह अंडमान, या अंडमान भी पूछ लेगा या ना भी पूछा तो किस द्वीप पर है, तो आप हमेशा लगाइएगा उत्तरी अंडमान। दूसरा देखिएगा, उत्तरी अंडमान के जस्ट दक्षिण में आपका मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान का एक प्रश्न आता है कि ये बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो यह, लेकिन इसमें प्रश्न कहाँ पूछता है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वह किस द्वीप पर है, तो वह है दक्षिणी अंडमान। यही चीज आपको याद रखना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के बारे में सिर्फ एक प्रश्न आता है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यहाँ से होकर के गुजरता है। अब ये चैनल समझ लीजिएगा होता क्या है। तो लेकिन यही जानिए कि लिटिल अंडमान अंडमान का हिस्सा है। अंडमान में मुख्य रूप से 4 द्वीप ही यही आते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान से लेकर के उत्तरी अंडमान के मध्य में 4 मुख्य रूप से द्वीप हैं। द्वीप तो बहुत ज़्यादा हैं, 500 कुछ द्वीप हैं, 542 द्वीप ऐसे है, 552 द्वीप, 562 द्वीप, बहुत सारे ऐसे द्वीपों का नाम लेता है लूसेंट वे। तो लेकिन आपको ये सब द्वीप वगैरह अब नहीं आता है, ये सब नहीं याद करना है। बस आपको यही ध्यान देना है कि मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप में इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इतने सारे प्रश्न में आपको बस इतना ही कंप्लीट करना है। यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो आप स्टूडेंट हैं ही हैं, पढ़ते रहिए हमेशा के लिए, लेकिन आप अपना बेस को मजबूत करते रहिए। बस इतना समझिए, ये 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप अंडमान के हिस्से में आते हैं। उसके बाद निकोबार, निकोबार में मुख्य रूप से 2 द्वीप हैं, एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान को बस यही पूछता है कहाँ से यह किसका हिस्सा है, तो यह अंडमान का हिस्सा है। अब यह 10 डिग्री चैनल, इसको 10 डिग्री चैनल इसलिए कहा गया है कि यह जो अक्षांश रेखा है, चूंकि यहाँ 8.6 यह दक्षिणी छोर है जो कन्याकुमारी का छोर है, और यह क्या है 10, 8, 8.6, 9 फिर 10, तो यही 10 डिग्री को मान लिया गया है। क्या यह है 10 डिग्री चैनल। तो 2 द्वीपों के बीच में जो सकरा सा समुद्र या जलीय भाग होता है उसे चैनल का नाम दे दिया जाता है। कई ऐसे विश्व में भी चैनल हैं जो कि जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं, उसको हम समझाएंगे आपको। बस आप यही ध्यान दीजिए कि ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरा है। बस प्रश्न यहीं से आ जाता है कि यह 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से
किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है या उससे गुजरता है, ये चीज़ें आता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों के मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। ये हमेशा लिटिल अंडमान कार निकोबार, इसका कोई अस्तित्व तो है, लेकिन इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे स्टडी में, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन यही 10 डिग्री चैनल की वजह से यह दोनों द्वीप प्रख्यात हैं, विख्यात हैं कि इनको याद करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है। अब ये समझ लीजिए कि कार निकोबार बस लिटिल अंडमान कार निकोबार, ये दोनों आपस में इसी 10 डिग्री की वजह से विख्यात हैं। उसके बाद ग्रेट निकोबार से प्रश्न हमेशा से आता रहा है, आगे भी आएगा। और यहाँ पर ये देखा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का मतलब ये होता है, अगर हम भारत के कन्याकुमारी वाला छोर देखते हैं, मुख्य भूमि का छोर, तो यहाँ पर 8.6 अक्षांश रेखा गुजरती है, जो कि यह समझ लीजिए 0 डिग्री से अधिक है। लेकिन ये जो ग्रेट निकोबार है, निकोबार का हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है इंदिरा पॉइंट 6.4 पर स्थित है अक्षांश रेखा पर, जो कि भारत का, अगर ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से द्वीपों समेत भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट, या एक नाम और ले लेता है पिगमेलियन पॉइंट, लिख देते हैं पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये दोनों नाम से आपको दे सकता है, किसी भी नाम से दे सकता है, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। यही हो गया समझ लीजिए हमारा यह पिगमेलियन पॉइंट। और हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में, अभी इसमें पढ़ाना है हमें, अभी बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिसके बारे में हमें पढ़ाना है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर डाउट अगर देखते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर दे देंगे। जितने लोग करेंगे उतने का हम आंसर दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, बस इतना समझिए कि इसमें पहला पॉइंट ये पूछेगा कि ये अंडमान निकोबार हिस्सा किसका है, तो यह हिस्सा हिमालय का ही एक हिस्सा है। और जहाँ पर हिमालय नहीं है वहाँ पर जल है, जहाँ पर हिमालय का कुछ पॉइंट ऊपर उठ गया है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। और इसमें बस ये फैक्टर हैं आपको देखने के लिए, उत्तरी अंडमान सैडल पीक यहीं पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी, और मध्य अंडमान सबसे बड़ा है ये अंडमान का, और यह दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है, और ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है। बस समझ लिए इतना आपका तैयार हो जाता है। आपका हम पूरा तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है कहीं पर कुछ छूटेगा, बस आप लगे रहिएगा। और अगला पार्ट हम जल्द से जल्द आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।